अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। घोटकी के अंदर इमरान खान साहब ने एक जलसा भी किया और मीटिंग भी की। घोटकी में क्यों की गई, क्या पैगाम देना था? ट्रेन मार्च, कोई परेशानी? पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक ही परेशानी है, सिंध गवर्नमेंट बचाना किस तरह है। और इमरान खान चाहते हैं कि सिंध सरकार के अंदर हमारा कोई रोल होना चाहिए। जीडीए, एमक्यूएम और कुछ बागी ग्रुप मिला के कोई ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें पीपल्स पार्टी नहीं हो। सिंध के अंदर हालात आपके सामने, 11 साल पीपल्स पार्टी को हुए, बेहतरी नहीं आ रही और वही प्रोजेक्ट्स बार बार तख्तियां लगाई जा रही हैं खान साहब से। जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि 12 साल मैंने बाग इब्ने कासिम में यह काम शुरू किया था, परवेज मुशर्रफ और डॉक्टर इशरतुल बाद के दौर में जब वो गवर्नर थे। कमजोर गवर्नमेंट है, वफाक की कमजोर है, सिंध की भी गवर्नमेंट कमजोर है। और किसके सहारे गवर्नमेंट आई है? लोग तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के सहारे गवर्नमेंट आई है। आज के दौर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा ताकतवर है। ताकत का सरचश्मा आजकल अवाम नहीं रही, एस्टेब्लिशमेंट रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाम तब्दील किया जाएगा। 18th अमेंडमेंट खसारा है वफाक को, खसारे में जा रहा है वफाक। एनएफसी से सारे पैसे सूबों के पास चले जाते हैं। खान साहब ने कहा है क्या रोल बैक चीजें होंगी, खत्म होंगी चीजें, कुछ तब्दीली लाई जा रही है। और पीपल्स पार्टी का तो हम तो हमेशा कहते थे कि खान साहब किसी एजेंडे के तहत आए हैं और उनका एजेंडा यही है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है राबिया आसफर साहिबा, पीटीआई की एमपी है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ शबीर अहमद कायम खानी साहब सीनियर रहनुमा है और सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और पीएसपी के सीनियर मरकजी रहनुमा। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। उसी के साथ सेनेटर ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने ऐसी चीजों को छेड़ा है जिसकी जरूरत नहीं थी। कहा जाता है कि आपकी कारकर्दगी नहीं थी, तभी आपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की है। कैसी चीजें आप अगर 18th अमेंडमेंट, एनएफसी अवार्ड, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। देखिए 18th अमेंडमेंट के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। जो बात जिसको आप रेफ़र कर रहे थे अपने प्रोग्राम के इंट्रो में, उसकी मैं वजाहत करना चाहूँगी क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद थी जिस वक्त ये मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था। देखिए सूबों को 18th अमेंडमेंट के बेसिस के ऊपर फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। एनएफसी अवार्ड की सूरत में वो पैसे सूबों को मिल जाते हैं और इसी तरीके से सिंध को भी पिछले 10 साल के अंदर, और 11वां साल है ये उनकी हुकूमत के दौरान, सिंध गवर्नमेंट को भी पैसे मिलते रहे। अब मसला ये है कि बेसिकली आप जहाँ पे भी जाएं, लोगों का इंटीरियर सिंध के अंदर ये ग्रीवेंस है और बहुत शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा। और उसका एविडेंट एग्जाम्पल कल जब घोटकी के अंदर जलसे में गौहर साहब जो थे उन्होंने खुद कहा इस बात को कि 250 वेल्स हैं गैस के घोटकी के अंदर, 10 लाख की आबादी है। अगर जहाँ पे आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हों उस तबके को तो सबसे ज़्यादा स्टैब्लिश होना चाहिए। बट 11 साल के बाद भी आज उनकी अगर आप मुफलिसी देखें और उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं की सिंध गवर्नमेंट ने, तो तभी उनको बेसिकली ये कहना पड़ा। यानी कि 18th अमेंडमेंट उसकी जिम्मेदार है, एनएफसी अवार्ड उसका जिम्मेदार। मुझे बात पूरी करने दीजिए। अब पैसा तो सूबों को मिल चुका है। सूबे अगर, वो कहते हैं 120 अरब रुपए नहीं मिले। सूबे अगर उसको फलाह के लिए अपने डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर ये डिसबैलेंस क्रिएट होगा। खान साहब ने भी यही कहा कि हमारे पास 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो बेसिकली हम फंड्स होते हैं वो हम सूबों को डिस्पर्स कर देते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है। गवर्नर किस तरह बात कर रहे हैं कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इसी तरह, गवर्नर की स्टेटमेंट नहीं सुनी। और आपके खारजा मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स आपके जो शामून कुरैशी साहब करें कि मैं हक में नहीं हूं नाम चेंज करवाने के, में मेरा मौक़िफ़ तब्दील है, मैं नहीं चाहता बेनजीर साहबा का नाम चेंज हो। एक तरफ आपके एक वजीर ये बात, गवर्नर दूसरी बात, आपके इत्तेहादी तीसरी बात। ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक होगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद आता हूं, इसको कंटिन्यू रखूंगा। वेलकम बैक। हाँ, आप तब्दील नहीं करना चाहती 18th अमेंडमेंट को, रोल बैक, एनएफसी को खत्म नहीं कर, लेकिन एतराज तो है ना, तभी तो आप बात करते हैं बात। साहब देखिए, एतराज सिर्फ इतना है
कि 18th अमेंडमेंट हो और जिसके तहत एनएफसी की फंड्स को डिस्पर्स कर दिया जाता है, उसको हम कह रहे हैं कि पीएफसी से टैग करिए। ठीक है, कितने साल पहले लास्ट पीएफसी दिया गया था सिंध के अंदर? आप उठा के देख लीजिए, 2007 में आई थिंक, उसके बाद से इनफेक्टिव है। तो असल में बात सारी ये है कि जब आप ये जो आपने सवाल किया कि 18th अमेंडमेंट के हवाले से क्या फेडरल खसारे में, तो ये सवाल तब उठता है जब फिर भी सूबों को ये एनएफसी के तहत अवार्ड देने के बाद भी जब सूबे आके कहते हैं कि हमारे हालात बेहतर नहीं हैं, जिस तरह हम घोटकी में गए, जिस तरह हम थरपाकर के अंदर गए, वहाँ हेल्थ, एजुकेशन, पानी, सब पे क्राइसिस है। वोट उनको पड़ा है 2013 से ज्यादा सीट्स लेकर नहीं एतराज करें ना इस पे, वोट पड़ा। अगर आप कहते हैं सिंध गैस पे, एक मिनट, आप अपने लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया है और पिछले 10 साल से आपको, अगर मैं मान लूं कि आपको हुकूमत कोई और नहीं लेकर आ रहा, आप खुद अपने वोटों के थ्रू आ रहे हैं, तो फिर डिलीवर कर दीजिए। ठीक है, कायम खानी साहब, आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान हुकूमत एक तरफ कराची के लिए 162 अरब रुपए, दूसरी 18th अमेंडमेंट में रोल बैक नहीं करना चाहते, एनएफसी को खत्म नहीं करना चाहते, बीबी साहिबा के नाम को खत्म, बेनजीर को नहीं करना चाहते, एतराज तो है ना, नियत तो है, या कर नहीं सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, एतराज सामने खुलकर आया है। कल जब घोटकी में ये ऐलान किया गया कि हम इनकम, बेनजीर इनकम सपोर्ट खत्म करेंगे, इससे हटकर असल देखा जाए तो सूरत हाल आप ये देखें कि आज तकरीबन मैं समझता हूँ शायद 8 माह का अरसा हो गया है गवर्नमेंट को बने हुए, तकरीबन इलेक्शन हुए हुए। इस 8 माह के अरसे में आप परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस तो कोई ख़ास उसका रिजल्ट नहीं है, नील है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। क्योंकि मैं बात पूरे पाकिस्तान की नहीं कर रहा, सिर्फ अगर मैं कराची की भी बात करूँ या सिंध की बात करूँ, तो बड़े वादे बईद किए गए थे इलेक्शन से पहले कि हम इलेक्शन जीतेंगे और इस तरह से तब्दीली आएगी, और लोग बड़े ख्वाहिश रखते थे इस तब्दीली देखने की कि नया पाकिस्तान पता नहीं कैसा होगा, उसमें क्या होगा। तो आपके सामने कि नया पाकिस्तान कैसा बना कि 8 माह के अरसे में लोग परेशान हैं। आज आप महंगाई देखें कि महंगाई कितनी अरूज के ऊपर, एक गरीब आदमी तो बहुत मुतासिर हुआ है। आप देखें कि दवाइयाँ जो आम आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है कि जान बचाने की जो दवाइयाँ, वो उसकी कीमत कितनी हो गई हैं। आप देखें कि सिंध में अगर आप देखें तो सिंध में तालीम का फुकदान है, यहाँ पे सेहत का फुकदान है, लोग मर रहे हैं, बच्चे, अगर आप देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखें तो मिट्टी में बच्चे मर रहे हैं, आज भी लोग बच्चे मर रहे हैं। सिर्फ मिट्टी की बात नहीं, अगर दीगर आप पूरे सिंध में जाके देखें कि सेहत का क्या हाल है, कितने अरबों रुपए खर्च कर आज कहाँ हम खड़े हैं। अगर तालीम की तरफ हम चाहें तो आप तालीम को देखें कि तालीम में 1000 अरब रुपए खर्च करके भी तकरीबन आज 70 लाख बच्चा सिंध का बाहर है स्कूलों से। अब जब बच्चे स्कूल में जब तालीम नहीं होगी तो यकीनन फिर वो मुआशरा जाहिल होगा। जो मुआशरा जाहिल होगा तो फिर वो क्या मुल्क की तरक्की करेगा, वो क्या अपने सूबे की तरक्की करेगा। और इसी तरह से अगर हम फेडरल की परफॉर्मेंस देखें तो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि तालीम पे हम इतना पैसा खर्च रखते हैं, बजट में हम इतना पैसा रखते हैं। सेहत के मैंने आपको बता दी कि हॉस्पिटल में आप देखें कि किस कदर लोग बीमार हैं, कोई वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं और प्राइवेट लोग दवाइयाँ ले नहीं सकते, इसलिए कि इसी गवर्नमेंट में इसी 8 माह के अंदर आप रेशो निकाल के उठा के देखें कितनी महंगाई हुई है। तो आप देखें, आप सेहत को देख लें, आप तालीम को देख लें, इसके अलावा अगर आप पानी को देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, यहाँ पे यहाँ की जो मईशत डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। आप देखो सिंध बड़ा खुशहाल सुबह हुआ करता था, आज आप सिंध की सूरत हाल देखें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में बैठ कर ऑन एयर, बल्कि बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप देखें जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, आप बदीन में देखें, हमारे इलाका मीरपुर खास है, आप देखें कि वो इलाके बड़े सैराब उनकी ज़मीनें हुआ करती थी। लेकिन इस पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी जो 11 साल से हुकूमत में है, इन्हों की गलत पॉलिसी की वजह से इन्होंने वाटर कोर्स मंजूर किए सियासत की बुनियाद के ऊपर पैसे लेकर। तो आज जो अंग्रेज थे वो पागल थोड़ी थे जिन्हें एक मॉडल डिजाइन किया हुआ था, पूरी जमीनें किस तरह सैराब हो गई, किस तरह जमीनों को खाली छोड़ा जाएगा। लेकिन इनकी गलत हिकमत अमली की वजह से, इनकी बिल्कुल पॉलिसी की वजह से आज सिंध की आवाम पीने के पानी को तरस रही है। आप 162 अरब रुपए से सिंध में कहने का 1 रुपया भी नहीं आएगा, मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, 162 बातें हैं, ऐलानात हैं। 14 एमएनएस यहां मिले इनके, मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने तख्ती लगाई है 12 साल मैंने पहले, बाग इब्ने कासिम। देखो ये हकीम मुस्तफा कमाल बात गलत तो नहीं कह रहे हैं। ये आज से 12 साल पहले जब वो मेयर थे, इस कराची के नाजिम थे, और उस वक्त 27 फरवरी 2007 को, उस वक्त जब प्रेसिडेंट थे फरवत मुशर्रफ साहब, उनकी मौजूदगी में यहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन हुई है इस बाग इब्ने कासिम की। उस वक्त 60 लाख रुपए की लागत से, 60 करोड़ रुपए, 600 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। 60 करोड़ रुपए की लागत से ये पहले तो वक्सर करा गया। आपको पता है कि 130 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल थी ये सारी लैंड। लोगों की नजरें थी, क्योंकि बड़ी ये कीमती जमीन है, लोगों की नजरें थी, लोग उस पर कब्जा कर रहे थे। उस वक्त ये क्रेडिट भी सईद मुस्तफा कमाल को जाता है
कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने उसको वक्ज़र कराया उन लोगों से जो कब्जा माफिया थी, जो लैंड ग्रैपर थे, और उसके बाद यहाँ पर कराची के अवाम को एक तफरीगाह के लिए, जिसमें आम गरीब आदमी, चाहे वो लियारी का घड़ा गड़े चलाने वाला हो, चाहे वो डिफेंस का कार चलाने वाला हो, सब लोग वहाँ पर वो जाकर वो तफरीक मुयसर थी। तो ये चीज़ें ये बहुत रिकॉर्ड पर मौजूद है ना कि आप उस तख्ती हटाकर, या तो मैं ये कहता हूँ शायद इमरान खान साहब को पता ही नहीं है, वो इतने मासूम हैं कि ये तो उनकी मुकामी क़यादत को ये काम था, उनको बताना चाहिए था भाई 12 साल पहले इस पार्क का इफ्तिताह हो चुका है, 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, उसको तख्ती उतार के, ये तो पूछे ना उनसे, ये तो आज निशानदेही की है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदेही की है कि भाई आपने तख्ती उतारकर, एक तख्ती उतारकर, जिस 12 साल पहले आपने जो उसका इफ्तिताह किया है, और उसको उतारकर आपने अपने पर, इसलिए उन्होंने खुद नहीं लगाई, उनको यकीनन उनसे गलत बयानी की गई है। अब जाहिर है जब वो इंक्वायरी करेंगे, जब बात पता चलेगी तो फिर वो पूछेंगे उनसे कि भाई ये इन्होंने क्या किया। ये तो कराची में काम हो नहीं पा रहे। आप देखें कि कराची में आप मास ट्रांजिट का मसला आप देख रहे हैं, कराची के अवाम किस तरह बसों पर जिस तरह जानवर नहीं होते इस तरह लटक के, कराची वो वो सूबा है जो 70% रेवेन्यू जनरेट कर दे रहा है, मुल्क को दे रहा है, 90% वो सूबे को दे रहा है। आज कराची की आप सूरत हाल को देखें, आज आप सिंध की सूरत हाल को देखें कि कराची में लोगों को ट्रैफिक, सर ये बात करते हैं, कराची में रिसोर्सेज की भी बात करते हैं, ओजीडीसीएल के अंदर, पीएसओ के अंदर सिंध की नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं तो कराची में ना सर्कुलर ट्रेन है, और जो ग्रीन लाइन बस का जो मंसूबा था वो सालों से आप देखें कि कराची की, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नाजमाबाद के अवाम किस तरह उनकी जिंदगी अजरीन उन्होंने की हुई है कि वो अगर पैसे देना उन्हें फंडिंग करें ना, नाम बदली करने वोट इनको दिया, एमक्यूएम को दिया। देखो तख्ती लगाने से, तख्ती चेंज करने से, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चेंज करने से मसाइल हल नहीं हो गए। आप कबूतर की तरह बंद नहीं करें, बल्कि आप मसाइल को हल करें। जो अवाम की तवक्का थी, अवाम की उम्मीदें थी कि तब्दीली आएगी, अवाम ने वोट दिए, नो डाउट कि ये कहते हैं कि जीते हैं, जितवाएगा एक अलग बात है। उस बहस में जिस तरह आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा, उस बहस में हम नहीं जाना चाहते। बात यह है कि इस वक्त कराची के अंदर 14 एमएनएज हैं पीटीआई के और 23 एमपी हैं, और उनके इत्तेहादियों के भी एमएनएज एमपी थे, लेकिन उसके बावजूद कराची की अवाम सफर कर रही है। हकीकत तो ये कराची की अवाम सवाल कर रही है, किससे सवाल कर रहे हैं कराची की अवाम? अगर सैयद मुस्तफ़ा कमाल कराची की आवाज बनकर लोगों को एक शऊर दे रहे हैं, एक अवेयरनेस दे रहे हैं, वो एक आवाज उठा रहे हैं, उनके बस में है ही इतना। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी आप देखिएगा इसी सिंध के अंदर सेनेटर साहब आपकी तरफ आते हैं, ये कह रहे हैं कि हम चेंज नहीं करना चाहते, आप सियासत करते हैं, भुट्टो साहब के नाम को बेचते हैं, बीबी के नाम को बेचते हैं, और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इनके बस में चले तो ये करेंसी से जो है ना कायदे आज़म का नाम भी निकाल दें। इनके लिए भुट्टो का नाम जो है ना, जो भी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, जो भी अमरीत को पनाह देने वाले लोग हैं, जो अमरीत से मुफीद होते हैं, उनको भुट्टो का नाम होता है तो उनको कब कब की लगना शुरू होती है। वही हाल इनका है कि भुट्टो अगर जब आगे बढ़ेगा, भुट्टो को नाम रहेगा तो इनका कारोबार जो कारकर्दगी देखा है ना सर। मैं कहता हूं कि सिंध में हमने कारकर्दगी दिखाई है। हमारी जब भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में भी आई है, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है जो जमानत है डेमोक्रेसी की। 18th अमेंडमेंट हमने लिया है जो फेडरेटिव यूनिट्स को इकट्ठा रखता है, और फंड्स की, एनएफसी अवार्ड के हवाले से पूरे सूबों के फंड्स की विरासत की जमानत देता है। ये तो उसको भी बिगाड़ना चाहते हैं, ये आमरीत लाना चाहते हैं, इनकी सोच आमराना है। ये असेंबली में बैठकर मोदी से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन असेंबली के अपने अपोजिशन के मेंबरान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये किस किस्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं? ये डेमोक्रेटिक एनएफसी के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग में चले जाते हैं, जाली अकाउंट्स के थ्रू चले जाते हैं। क्या इनमें वो विल है कि जाली अकाउंट्स में जाते हैं? तो आपने केसेस बनाए हुए, नवाज शरीफ के लोग जेलों में, पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में, बाकी पे आप केसेस चला रहे हैं। चलाएं केस, ऐसा नजर आना चाहिए। आप सिर्फ एनआरओ कर रहे हैं, एनआरओ कर रहे हैं तो अलीमा खान के लिए कर रहे हैं, एनआरओ आप कर रहे हैं तो जो स्पीकर है पंजाब से मिली उसके लिए कर रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए कर रहे हैं। अभी का जो चीफ मिनिस्टर वो भी पीपल्स पार्टी को सिर्फ इक्तदार से गर्ज है, वो सिर्फ इक्तदार के लिए, सिंध की धरती के लिए नहीं, सिंध की अवाम के लिए नहीं, वो सिर्फ भुट्टो के नाम पे सियासत करते हैं, इक्तदारी सियासत करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी इक्तदार के लिए सियासत करती तो अपनी लीडरशिप, अपना खून नहीं देती। हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं और ये डेमोक्रेसी से डरते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो आज भी मैदान पे निकला है, ट्रेन के जरिए अवाम से राब्ता करने निकला है। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? 11 साल आपके पास इक्तदार, वालिद बचाओ रही है। जरदारी साहब को बचाओ,
ये अवाम के लिए निकले, बिल्कुल आवाम के लिए निकले। सिंध के अंदर रैली। वो कहते हैं 120 अरब जो ये हड़प करना चाहते हैं, हम नहीं ये करेंगे नहीं, हमने दिए ये पैसे। बिलावल बयान नहीं कर रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट को हम रोल बैक करने नहीं देंगे। बिलावल साहब कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड जो है ना उसका हिस्सा हम नहीं छोड़ेंगे 120 अरब रुपए का। बिलावल तो लोगों के मसाइल के लिए निकले, फीडर यूनिट्स को बचाने के लिए निकले हैं। तो बिलावल साहब तो राइट पाथ पे है, डेमोक्रेटिक पाथ में, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। सर दोनों पार्टियां, चाहे ये पार्टी हो चाहे आपकी पार्टी हो, इतने बयानात, एक कन्फ्रंटेशन अवाम के लिए सीरियस क्यों नहीं है? आई थिंक हम तो अवाम के लिए सीरियस हैं। सिंध गवर्नमेंट को बेसिकली अपने लिए खुद एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, जिसके तहत वो ये देख सकें कि उन्होंने पास 11 साल के अंदर अपने ही वोटर्स को किस तरीके से फेल किया है। आप किसी भी जगह पे सिंध के अंदर चले जाएं, अभी मेरे भाई भी कायम खानी साहब भी बता रहे थे कि आज भी थर में बच्चे मरते हैं। आज भी तालीम, जो स्कूल्स खुले थे मुशर्रफ के दौर के अंदर, जो 1 रूम 2 रूम के प्रोजेक्ट्स बाहर की फंडिंग के साथ खोले गए थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो कि बड़ी बिल्डिंग्स थीं जिनके अंदर एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल्स चलते थे, वो ग्रेजुअली टीचर्स की शॉर्टेज की वजह से उनको बंद करने पड़े। लेकिन एक एतराज, आपको 5 साल इक़्तिदार मिला, एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मुझे आ लेने दीजिए वहाँ पर जो सिंध के अंदर हालात है ना, हमारा काम, हम MPs MNAs का काम लेजिस्लेशन का है। जो डिलीवरी ऑन द ग्राउंड होनी है उसको लोकल बॉडीज़ के फ्रेमवर्क के थ्रू होनी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देख लीजिए, सिंध की हुकूमत ने जिस तरीके से लोकल बॉडीज़ के फ्रेमवर्क को हाईजैक करके रखा हुआ है, वो इस बात का सबूत है कि आपकी विल नहीं है काम करने की, क्योंकि वो पावर्स रखने के बावजूद भी आज आप फिर कराची को भी और पूरे सिंध को डिप्राइव कर रहे हैं उनके बेसिक। आपकी विल है, आप सही डिसीजंस ले रही हैं, बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपके दाऊद साहब ने कहा है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर जो है बढ़ रहा है, रुपी डीवैल्यू है, महंगाई को आप बर्दाश्त करें आवाम को। ये आपके एक एडवाइजर ने ये बात कही है, क्या ये बात सही है? आपने दूसरा एक वजीर लगाया एजाज शाह, आपने उसका वजीर लगाया है पार्लिमानी अमूर का, उसको तो तजुर्बा ही नहीं है, वो आईपी के हेड रह चुके हैं। मैं ब्रेक के बाद आऊं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। हाँ, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। हाँ, आपके डिसीजंस कैसे अच्छे हैं? देखिए, हमारे डिसीजंस जो आपने प्राइसेस और गैस की और डिफरेंट जो बेसिकली प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि जी आम लोगों के लिए प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये करेक्टिव मेजर्स के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि अवाम की जेब से सब कुछ, इम्तियाज साहब, गरीब की जेब से जो 8,000 10,000 12,000 आपने वादे किए थे, क्यों बुला दिए आपने? आर्टिफिशियली गैस की और ऑयल की प्राइसेस को पिछली पास गवर्नमेंट्स के अंदर लो रखा फिर आपने भी वही सियासत कर दी, पुरानी सियासत की, रवायती सियासत की। पीपल्स पार्टी कहती नून लीग को, नून लीग कहती थी पीपल्स पार्टी को, आपने भी वही सियासत की। आपसे हम अपने डिसीजंस को, फर्क क्या है उनमें और हम में? क्या फर्क है? कोई एक मुझे डिसीजन बताएं। डिसीजंस को ओन करते हैं, ठीक है? हम ये नहीं, इमरान खान कहते हैं यू टर्न सबसे बड़ा लीडर का एक कमाल होता है जो यू टर्न लेता है। देखिए, मैं अगर ऑब्जेक्टिवली बात कर लेते हैं, गैस की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस, ये सारी जो आप देख रहे हैं प्राइस हाइक्स, उसका मेजर रीज़न यही है कि पास्ट में आर्टिफिशियली आपने प्राइसेस को लो रखा, बिकॉज आप इलेक्शन ईयर के अंदर जा रहे थे। आपने लोगों को दिखाया कि जी हम तो पब्लिक वेल विशर्स हैं और ये सारी चीज़ें हम करके आपने आवाम को वोट लेने के लिए आपने आर्टिफिशियली प्राइसेस को नीचे रखा। वोट तो नहीं मिला उनको, ठीक है, नहीं मिला ना, बट आपको मिला नहीं। तो देखिए इम्तियाज़ साहब, करेक्शन के बगैर आप पास्ट के अंदर जो रेवेन्यू आप टैक्स कलेक्शन है, अगर हम लास्ट 8 मंथ्स के अंदर हमने 3% इंक्रीज़ किया है, ऑल्दो FBR अपने फिर टारगेट को मिस किया है। लेकिन अगर हम लेगेसी को देखें तो बिल्कुल इलेक्शन से पहले आपने मेजर जो टैक्स जो कलेक्शन होती थी उसका रीज़न होता था जो कोर्ट के थ्रू वाइप आउट किया गया मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, ठीक है? सो हमारे पास जेन्युइन एक, आप कह लें कि स्ट्रक्चरली हमारे पास डेफिसिट आया टैक्स कलेक्शन के अंदर, और उसको कहीं ना कहीं से तो आपने कवर करना है। हमारे पास जिस वक्त हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की थी, हमारे पास किस्त देने के पैसे नहीं थे। सबसे ज्यादा कर्जा आपने लिया है 6 महीने के अंदर। देखिए, 2-3 चीजें हैं, अगर आप उसको ट्रांसलेट करें। स्टेट बैंक की रिपोर्ट की मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ने आपके लिए क्या कहा है? महंगाई बेकाबू रहेगी, खसारा बढ़ता रहेगा। स्टेट बैंक की मेरी रिपोर्ट नहीं। ये जो देखें, एब्सोल्युटली पहला ईयर हमारे लिए मुश्किल तरीन है। इकोनॉमिक करेक्शंस को करने का जब आप फैसले करते हैं तो वो मोस्ट डिफिकल्ट फैसले होते हैं। कायम खानी साहब ये कह रहे हैं कि हम मुल्क की सियासत कर रहे हैं, अवाम कहां जाए? देखिए जी,
मैं अवाम की ही बात कर रहा हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो चेयरमैन है सईद मुस्तफ़ा कमल साहब ने, वो अवाम की ही नुमाइंदगी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि अवाम परेशान है उन नारों से, क्योंकि मैंने फिर इस बात को रिपीट करता हूं, इलेक्शन से पहले दावे किए गए, नारे लगाए, वो महज एक दावे ही रह गए। टाइम देखो, मैं बता रहा हूं, देखो 8 माह का अरसा, 8 माह का अरसा देखें आप, 8 माह का अरसा कम थोड़ी, या तो आप दावे नहीं करते, आप कहते थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे किसी की एड लेने। अब चीन जा रहे हैं, आप यूएई जा रहे हैं, आप मलेशिया जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कोई बात हमारे पास गुजरा आपने बात सुने, आपने अगर जज्बात में कोई बात कह भी दी है तो चलो ठीक है, आपने वो बात वापस ले ली, लेकिन मुल्क से उस पर क्या बेहतरी आ रही है? आप देखेंगे 450 अरब रुपए तो चले जाएंगे खाली सूद कीमत के अंदर, जो पहले हम पर कर्ज है। तो अवाम को कोई फायदा नहीं है, अवाम परेशान है। मैंने आपको कहा कि महंगाई अरूज के ऊपर है, पीने का पानी साफ मुयसर नहीं है, सेहत का फुकदान है, तालीम का फुकदान है, और कराची जैसे शहर के अंदर मास ट्रांजिट का फुकदान है। यहाँ पर सर्कुलर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। यहाँ पर आप आए 8 माह के अरसे में, आपने वो एक प्रोजेक्ट पुराना चला था मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त का, ग्रीन लाइन बस, आप उसमें पैसे देना, आप उसको पैसे उसको कंप्लीट करवाएं आप, ताकि बसें खरीदे। बसें ने K4 का मंसूबा जो वो भी सैयद मुस्तफा कमाल साहब के वक्त में, जब जिसकी लागत बहुत कम में कंप्लीट होनी थी, फेज 1, अब तो फेज 2 में दाखिल हो जाना चाहिए था। आप फेज 1 को अभी तक बैठ के रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो अवाम तो मायूस है। अवाम को तो अवाम को कुछ भी नहीं मिले ना। हाँ, अवाम को ये जरूर मिला, देखने में आ रही है स्पीड तेजी के साथ कि आप तख्ती उतार कर, क्योंकि काम मुस्तफा कमाल ने इतने काम किए कि वो काम इनके पास दूसरे काम करने को है ही नहीं, वो इतने काम छोड़ कर गए। जाहिर है दुनिया की वो अच्छे मेयर करार दिए गए, बेस्ट मेयर करार दिए गए, तो ऐसे तो नहीं है। तो ये पाकिस्तान में बैठ के फैसला हुआ, ये मेरिट की बुनियाद के ऊपर। इलेक्शन में फायदा आपको नहीं हुआ, देखिए क्या वजह थी? देखो 2 साल की उस वक्त पार्टी थी, 2 साल के अंदर आप अगर आप चलो मिसाल देते हैं कि 22 साल में अगर जीत भी गई है पीटीआई, तो उसको 22 साल का अरसा लगा ना, हमें तो सिर्फ उस वक्त 2 साल हुए थे, क्योंकि आज 8 माह का अरसा हो गया। लोग अच्छा इलेक्शन हारे ना, मरे थोड़ी हैं इलेक्शन। बहुत से लोग कह रहे थे कि पार्टी खत्म हो गई, ये लोग चलेंगे, तो भाई पार्टी खत्म होने के लिए थोड़ी बनी है, हम इलेक्शन हारे मरे थोड़ी हैं। आप देखिएगा कि जो लोग मायूस हैं झूठे नारों से, खोखले नारों से, दावों से, वही लोग अब तेजी के साथ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लग रहा है कि खान साहब की तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है? बिल्कुल कम हुई है। मैं नहीं कह रहा, आप अवाम की राय लेने, आप पुल कराने, आप अवाम आपको खुद बता देगी कि आप देखें, आज देखें आप पेट्रोल का बम आज फिर गिरेगा। आज जो पेट्रोल और डीजल जो फ्यूल बढ़ रहा है, आम आदमी बाइक चला, बसें हैं नहीं यहाँ पर, बसें हैं नहीं, ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ पर है नहीं, सर्कुलर ट्रेनें यहाँ पर है नहीं। ये दुनिया का कितना बड़ा शहर है कराची। आप देखें कि कराची के बाद जो बड़े शहर बने हैं वो आज कहाँ पहुंचे। आज हम कराची को, मुझे अफसोस होता है बाखुदा, आज जो 40 साल पहले जो कराची था, 30 साल पहले कराची था, आज कराची कितनी पस्ती की तरफ है। और हर आने वाले दिन आप देखें यहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। इतने बड़े शहर में यूनिवर्सिटीज नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पैसे लांचों में भरकर आप भेज रहे हैं, आप अपने पैसों में तो इजाफा कर रहे हैं। और आज ये ट्रेन मार्च, मेरे भाई बता रहे हैं नाराज होंगे ये कि ट्रेन मार्च इन्होंने किया, कि ये कह रहे हैं कि अवाम के लिए। भाई अवाम के लिए आप करते तो मट्टी में लोग मर रहे हैं, उनके लिए आप कर रहे हैं। पीने को पानी का नहीं मिल रहा, सिंध के गरीब अवाम, सिंध के हारी, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके पेट में आटा नहीं है, आप उनके लिए एहतजाज करो। हम भी निकलेंगे, चलो हम भी निकलेंगे। आप सीनियर वजीर रह चुके हैं, खुद भी आप काम कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास जो काबीना है वो अच्छी है, बनस्पत परवेज मुशर्रफ, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब से अच्छी काबीना है, बेहतर लोग हैं, बेहतर टीम है, अच्छा सोचते हैं, डायरेक्शन? देखिए मतलब मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन यह का एक सामने है ना। देखो काबीना अगर अच्छी, कुछ अच्छे बुरे होते हैं हर पार्टी में, और अच्छी काबीना में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा सभी बुरे या सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो आपके मुल्क, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर आप देखें कि वो जो पॉलिसी बनाई है आज की इस दौर के अंदर, 8 माह ना 10,000 में कोई मकान चला के दिखा दे, चलो अपना खर्चा चला के दिखा दे घर का। जो 2 बच्चे हैं और 2 उनके वालिदैन, 4 बंदे हैं, आप बजट बना के बता दे। पिछले महीने में या 2 महीने पहले जो खर्चा 10,000 में हो रहा था ना, वो भी इस दफा 21,000 में वो खर्चा होगा। आप बिजली के बिल आप देख लें, आप तालीम को तो उसको छोड़ दें, आप फ्यूल को देख लें, आप रोजमर्रा की जो ग्रोसरीज हैं कितनी महंगी हो गई हैं, आसमान से बातें कर रहे हैं। बजट तो ये माहिर मुइशत है ना, ये मुइशत है, ये उनकी टीम का हिस्सा है ना। जब उनकी टीम का हिस्सा, तो आप ऐसी पॉलिसी बना के दें कि इमरान खान उससे कामयाब हों, और जो उन्होंने अवाम से वादे किए हैं वो वादे सच साबित हो, ताकि लोग आइंदा उनको, चलो अब इल्जाम लगता है कि इनको खलाई मखलूक ने जता दिया होता, तो उसके बाद आइंदा जब आए तो वाकई सच हो गया नहीं, ये पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन उन्होंने जीता। कराची में 14 एमएनए से इनके एक दूसरे को एमएनए नहीं जानते, एक दूसरे एमपी एक दूसरे को नहीं जान रहे, कैसे जीते अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जीत गए, इनको मुबारकबाद। और हम तो अब भी इनके लिए दुआ होंगे, खुदारा ये सियासी हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल हम अब भी दुआ होंगे कि आवाम को कुछ रिलीफ दें, आवाम ताकत जो है ना, अवामी
ताकत नहीं है। देखो अवामी ताकत होती है, फिर अवाम के लिए कुछ करे ना। ये अवाम की, चलो अवाम ने तो इनको मुंतखब कर कर इनको चलो भेज दिया, ऐवानों में भेजा ना। एक बहुत बड़ा नंबर है कराची में 14 एमएनएज, और ये मजाक बात नहीं कि 23 एमपीएस कराची। सर मैं कराची की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, सिंध में तो खैर कुछ हाथ आया ही नहीं इनके। अगर हाथ आता तो फिर सारी जगह से आता, सिर्फ कराची में क्यों आता है? जो नुकसान इनको पंजाब में हुआ था लाहौर के अंदर, वो नुकसान यहाँ पूरा हो गया। कराची को कंपनसेट किया। ये लफ्ज में समझ नहीं करूँ, ये आप कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये चोराया गया, लाया गया है, तो ये बिठाया गया है एस्टेब्लिशमेंट। चलो अगर बैठा भी दिया गया एस्टेब्लिशमेंट ने तो कोई सोच समझ के बैठाया होगा, अच्छा है। वो भी बता रहे होंगे मुल्क की बेहतरी के लिए बैठाया होगा, लेकिन बात ये नहीं को डिलीवर नहीं कर पा रहे ना। असल बात ये है कि अगर किसी में उम्मीद नजर आ रही कि यार ये काम करेंगे, ये डिलीवर करेंगे, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच है, अच्छी थॉट है, इनका अच्छा विजन है, बट जब आने के बाद में, बैठाने के बाद में फिर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर चलो आप नाकाम गए हैं, आपकी कयादत, आपके खान साहब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात आपको पूरी सपोर्ट है, जिन्होंने आपको लाया है वो भी आज पछता रहे हैं। आई थिंक इम्तियाज साहब बहुत अनफेयर बात है, बिकॉज देखें आप वो पार्टी सब कह रही हैं, तो सब जमातें, एमक्यू भी कह रही थी पीपल्स पार्टी कहे या कोई भी और, उनको तो कहना बनता ही नहीं है, बिकॉज जो हालात हैं उनके पहले वो अपने हालात तो दुरुस्त कर लें। बेनज़ीर और भुट्टो साहब के नाम को बेचना बंद करें, और अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आके ट्रेन मार्च करें, तो फिर हम देखते हैं कि वो जितने होते थे, आप मार्च करते थे, आप जो तनकीद करते थे, जो टारगेट करते थे, हम अपने बलबूते पे खड़े थे और आज भी अपने बलबूते पे खड़े हैं। थे आपके पीछे भी कोई होता था उस टाइम, आप कह रहे हैं उंगली के पीछे ये थे, वो आप कह रहे हैं, बट इसलिए ये बात मुनासिब नहीं है। इस डिल्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए हमें कि जी हमें कोई लाया गया है या किसी ने लाके हमें बिठा दिया। कमजोर विकेट पे खान साहब, कमजोर विकेट पे बन नहीं पा रही, कानून साजी नहीं हो पा रही, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 8 महीने हो गए, 2 कानून साजी तो मुझे बताएं, किस तरह तब्दीली लाएंगे, बेहतरी किस तरह लाएंगे, क्या बेहतर होने जा रहा है? 20 करोड़ 22 करोड़ का ये मुल्क है, आपको मैंडेट मिला है, कहीं गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। देखिए हमें पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, जैसे कायम खानी साहब ने भी बात की कि पॉवर्टी के ऊपर हम मतलब लोगों के लिए जो लिविंग कॉस्ट है वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है, उसके लिए पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, हमें बेसिकली एक अपने लिए स्ट्रीम्स तो क्रिएट करनी है कि जो गरीब से गरीब तबका है उसको किस तरीके से, यानी कि बकरियां, वो मुर्गियां, अंडे, फिर वही होगा। देखिए आपने शायद इम्तियाज साहब, हम ये मजाक समझते हैं, नहीं अपोजिशन आपके ऊपर, सब आपके लोग कहते हैं, आप ना कहें ना, मैंने उन्होंने कहा है। आई थिंक फिर आप ना कहें, क्योंकि अगर आप बिल गेट्स, खान साहब ने खुद कहा था कि मैं अंडों की अभी बात कभी नहीं करूंगा, मेरा मजाक उड़ाया गया, खान साहब ने कहा। आई थिंक हम सीरियस होके बात कर लेते हैं। बिल गेट्स की आप एक मैंने पढ़ा था कि विमेन एम्पावरमेंट थ्रू गोट्स का प्रोग्राम क्या है। ठीक है, हम समझते हैं हम अपनी ही दुनिया में फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ ये सब लोग जो कि बेसिकली आज सवाल कर रहे हैं, पहले अपने गिरबानों में झांक के देख लें कि उन्होंने पास्ट 10 ईयर्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया। सिंध के अंदर बेसिकली अगर हम बात कर लें, आप कह रहे थे कि जी लेजिस्लेशन कहाँ हुई है, आपने अभी इजलास उठा के देख लीजिए, ट्रेन मार्च हो, इजलास हो, असेंबली का सेशन हो, किसी भी तरीके का, वो सारा का सारा पैसा किस चीज पे लग रहा है? चंद लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट तो आप तो कुछ नहीं कर पाए ना। शहबाज शरीफ भी सीएल पे, नवाज शरीफ भी चले गए, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा ना। आप कहते ना एनआरओ होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं जेल में डालूंगा। देखिए जुडिशल सिस्टम और नैब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर हमारा बिलीफ है कि उनको सही वक्त पे सही फैसले करने की जरूरत है। अपोजिशन का करे, आपका नहीं करे, जिनके ऊपर आपके केसेस हैं, जो आपकी असेंबली में बैठे हैं, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, सबका करें। क्यों नहीं कर रहे? उनका क्यों हो रहा है? क्या सबब है, क्या रुकावट है? आप ना खान साहब ने स्पीच में कहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, पैसे वापस करें। आप नैब को आप कह रहे हैं ना कि सबका नहीं हो रहा, मैं तो समझती हूँ सबका हो रहा है। ठीक है सर, आपकी तरफ सेनेटर साहब, सिंध के अंदर आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह कायम खानी और ये कह रही हैं, खातून कह रही हैं, एमपीए कह रही हैं, वो कह रही हैं कि तबाही के जिम्मेदार आप हैं सिंध के। तीसरी बात है कि एहसाब सबका हो रहा है। देखो इनके झूठ पे तो कोई बात की नहीं जा सकती। मैं कहता हूं कि थरपारकर उन्होंने देखा नहीं है, मैं थरपारकर में पला बड़ा हूं। थरपारकर मैं कह रहा हूं, आपने देखा, आपने देखा है जो थरपारकर मैंने देखा था, उस थरपारकर इस थरपारकर में फर्क है। गुज़िश्ता 10 सालों में
गुज़श्ता 10 सालों में जो हमारे हॉस्पिटल्स में हमने इंप्रूवमेंट लाई है, गुज़श्ता 10 सालों में हमने रोड स्ट्रक्चर में हमने लाई है, गुज़श्ता 10 सालों में अभी पावर प्लांट जो हमारा है वो बन के जा रहा है, वो पूरे बच्चे क्यों मर रहे हैं? परवेज मुशर्रफ के दौर में इतने नहीं मरे, आपके दौर में क्यों? हेल्थ फैसिलिटीज में 4 गुना हेल्थ फैसिलिटीज जो उनकी बजट है वो बढ़ाई गई है। वहां पे डॉक्टर्स खुद थरपर करके डॉक्टर्स जाने के लिए तैयार नहीं थे। एक डॉक्टर को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ ज्यादा देकर, हार्डशिप अलाउंस देकर हमने वहां पे जो डिस्पेंसरीज है, वहां पे जो बीच उनको फंक्शनलाइज किया है। हाँ, बचे वहां पे मैं चैलेंज करता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी ना खैबर पख्तूनख्वा पे, उनके पूरे फिगर्स ले आओ, थरपार करके फिगर्स ले आओ। थरपार कर में हेल्थ पोजीशन बेहतर है, मैं दावे से कहता हूं। आप जो गंदुम देते थे मुफ्त के अंदर, उसके अंदर करप्शन में नहीं ना कहा, कोर्ट ने कहा। आपने आरओ प्लान लगाए, उसके अंदर जितने डिसफंक्शनल थे वो आपको पता है। बाद में पैसे रिलीज हुए मेंटेनेंस के हवाले से, सीएम ने किए, सीएम ने नाराजगी का इजहार किया। आपके ऊपर है 11 साल एक थर नहीं संभाला जाता। आप कैसे संभालेंगे? आप थर पार करके 750 जो आरओ प्लांट्स का प्लान हमने शुरू किया, क्योंकि हेल्थ के इश्यूज के वाटर बोर्न डिजीजेस की वजह से भी हेल्थ के इश्यूज थे। वहां पे वो सही पानी पे जहां जहां पे आरओ प्लांट लगे वहां पे 80% जो वाटर बोर्न डिजीज थी वो कम हुई। हमने वो क्या, मुफ्त में जो गंदम दी वो अपनी जगह पे, बाकी वहां पे जब हम आए थे 30 या 35 डिस्पेंसरीज थी, अभी 200 डिस्पेंसरीज से ज्यादा जो फंक्शनल है। तो ये और एनआईसीवीटी का जो वहां पे यूनिट काम कर रहा है वो शायद कहीं और नहीं है। इनको भी उनसे से क्यों भाग रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? पूरी गवर्नमेंट अपनी ताकत लगा रही है आसिफ जरदारी को, फरियाल टालपुर को बचाने के लिए। हम अपनी लीडरशिप पे लगने वाले झूठे इल्जाम पे एहतजाज कर रहे हैं। हम करप्शन के खिलाफ एहतसाब करना चाहिए। हम कहते हैं कि अलीमा खान का भी एहतसाब हो, वो पंजाब का जो स्पीकर बैठा उसका भी हो, जो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला उसका भी एहतसाब हो। सिर्फ मुखालफिन का एहतसाब करना ये कभी जो नहीं सोचता। मैं एक बात बता रहा, ये सेनेटर साहब जो फरमा रहे हैं थर की बात करें, थर ज़ाहिर है मेरा इलाका है, मैं अच्छी तरह जानता हूं थर को। सवाल ये पैदा होता है कि बात खाली मिट्टी हॉस्पिटल की नहीं हो रही है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। जितनी भी एनजीओज हैं या जितने लोग हैं वो सिर्फ विजिट करते हैं मिट्टी का। अब मजीद रिमोट एरियाज में आप मजीद आगे आप चले जाएं तो वहां की डिस्पेंसरी हैं, बीएचयू हैं, आरएचसी हैं, आप उनकी हालत देखें, वहां दवाइयां नहीं और डॉक्टर्स नहीं है वहां पर। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप चल के देख लेना, वहां पर ना दवाइयां ना डॉक्टर्स हैं। और ये बात कर रहे हैं कि आरओ प्लांट जो लगाए गए थे 7.5, वो आरओ प्लांट तो सारे नकार है, कोई फंक्शन नहीं है। ये बात कर रहे हैं रोड का जाल ऐलान किया अभी इमरान खान ने, ये तो अभी किया है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने रोड का जाल बिछाया गया। ये रोड के जाल जो बिछे हुए, ये प्रीवियस गवर्नमेंट जब अरबाब गुलाम रहीम साहब थे उस वक्त थर के अंदर ये रोड बने हुए थे। इस वक्त पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मैं रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था वफाक, मैं ये बात मैं ये कहना चाह रहा था कि बात तख्ती पे आ रही है, हमें खुशी होगी, हम खुद तालियां बजाएंगे, बल्कि उस प्रोग्राम में शरीक होंगे कि कराची की बात करूंगा मैं, कि कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स, मार्टन क्वार्टर्स और इसी तरह से जमशेद रोड के जो मकीन हैं वो बेचारे 70 साल से आबाद हैं, जो लुटे पिटे पाकिस्तान की मोहब्बत में यहां पर आए थे। मेरी अपील है आज के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से उनको मालकाना हकूक दिए जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ये ऐलान करें, तख्ती लगाएं, हम तालियां बजाएंगे, हम उनके लिए बैनर आवाजा करेंगे। गुलाम रहीम को हराया, 13 में भी हराया, 18 में भी। बड़ी मेहरबानी, ये बड़ी तारीफें कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी मैडम, टाइम लिमिटेड था। बेहतरी हो अवाम की, किसी सूबाइयत, लसानियत और फिरकावारियत के ऊपर कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती अवाम के लिए और पूरे पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन आज के जिम्मेदार जो हैं वो खान साहब हैं, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान वो हैं। 5 साल बाद अवाम में जब जाएंगे तो अवाम उनसे जरूर पूछेगी। और पीपल्स पार्टी 10-11 साल से सिंध के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, एक बच्चा भी अगर उसकी हलाकत हो रही तो उसके जिम्मेदार सीएम है, क्योंकि वो यहां के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। सबका एहसाब होना चाहिए, सब चोर अंदर होने चाहिए। ये नहीं कि काबीना के अंदर के ऊपर हो रहा है, उनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और दूसरों को जेल के अंदर डालो। खान साहब, बेहतर हुक्मरानी से आप लीडर बनेंगे, सिर्फ बातों से, तकरीरों से कोई लीडर नहीं बनता। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।